टॉपिक ऑलरेडी हमने लिख दिए हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्टेम से संबंधित है। द शार्प टिप इन स्टेम, हम फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए। द शार्प टिप इन स्टेम acts as probe. This probe tip is moved back and forth in, आप चाहे AFM हो, चाहे स्टेम हो, चाहे टेम हो, एक टिप जरूर होती है जिससे स्कैन किया जाता है सैंपल की सरफेस को। अब सैंपल सरफेस की जो प्रोब है वो कैसे चलती है, कांस्टेंट करंट मोड में चलती है, कांस्टेंट हाइट मोड में चलती है, ये सारी मेंटली प्रिपेयर करके पढ़ना शुरू करेंगे, तुरंत समझ में आता जाएगा। कांस्टेंट करंट मोड, अल्टरनेटिंग मोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका सिंपल सा आंसर है बोथ ए एंड बी। स्टेम में दोनों ही मोड यूज किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। दूसरा है द स्टेम व्हाइल इन ऑपरेशन एज कांस्टेंट हाइट मोड। कांस्टेंट हाइट मोड से संबंधित ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने कांस्टेंट हाइट मोड से ले लिया है और दूसरा कांस्टेंट करंट मोड से। द स्टेम व्हाइल इन ऑपरेशन एज कांस्टेंट हाइट मोड, नंबर 1, फीडबैक रिमेन्स ऑफ। जो फीडबैक होता है, प्रोवाइड होता है इस टेक्नोलॉजी के साथ, तो ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, तो ये है फीडबैक रिमेन्स ऑफ। फीडबैक रिमेन्स on, both A and B are correct, none of these। इस क्वेश्चन में तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि एक ही चीज सही होगी, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। यहां पे ऑफ मोड में होता है, आपको मैटर प्रोवाइड किया है, सिर्फ एक बार रीड करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। मैंने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। जो बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, क्योंकि हमको जो बेस्ट लगा उन्हीं के क्वेश्चंस अपने अंदाज में रख दिए हैं। रिवाइज कैसे करेंगे, आपके मेमोरी में कैसे एक पिक्चर बनेगी, एक स्टोरी की तरह AFM को भी लर्न कर लीजिए, स्टेम को भी कर लीजिए। तो उसमें जो खास खास बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी होती हैं, उन्हीं पे हमने क्वेश्चंस बना दिए। हो सकता है कि पूछने का अंदाज डिफरेंट हो एग्जामिनेशन में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में काम आएगी। तो ये है द स्टेम व्हाइल इन ऑपरेशन एज कांस्टेंट हाइट मोड, फीडबैक रिमेन्स ऑफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लेते हैं। द स्टेम ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट करंट मोड, फीडबैक रिमेन्स ऑफ। हमने छोटा करने के लिए ये पहले ही लिख दिया है, फीडबैक रिमेन्स ऑफ ऑन बोथ नन ऑफ, ताकि जगह कम लगे। तो इसमें ऑन सही है। जब हमारा कांस्टेंट करंट मोड में होता है तो ऑन रखा जाता है फीडबैक, और जब कांस्टेंट हाइट मोड में होता है तो फीडबैक को ऑफ रखा जाता है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, देखते हैं। इन स्टेम टनलिंग करंट वेरीज एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जो टनलिंग करंट हम लोग नोट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरी करती है विद द प्रोब सरफेस एटम सेपरेशन। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोब टिप एंड द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल सरफेस। क्या इन पर डिपेंड करती है। तीसरा, फ्रॉम
quantum mechanical point of view depends on the dangling bond state of the tip apex atom and on the orbital state of the surface atom. जब आप उसमें देखेंगे तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ऑल ऑफ द एबव सही है। आप उन नोट्स को एक बार रीड करेंगे, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तीनों ही बातें ये खास हैं। हो सकता है मैंने एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रख दिया, इसी में आप 3 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। 3 बातों को करने के लिए हमें जो बेस्ट पॉसिबल लगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, उस हिसाब से क्वेश्चंस को हमने फ्रेम किया है। तो इसको आप देखिए। इन स्टेम टनलिंग करंट वेरीज एक्सपेरिमेंटली वेरी करती है। ये तीनों ही बातें सही है। विद द प्रोब सरफेस, जो प्रोब सरफेस होती है एटम के रूप में, सेपरेशन। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोब टिप एंड द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल सरफेस। सैंपल सरफेस का कंपोजिशन बदलता जाएगा, करंट भी बदलती जाएगी। इसके अलावा अगर हम सरफेस एटम प्रोब की चेंज करेंगे तो भी करंट चेंज हो सकती है। तीसरी बात है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, डिपेंड्स ऑन द डैंगलिंग बॉन्ड स्टेट ऑफ द टिप। जो डैंगलिंग बॉन्ड स्टेट टिप की होती है, जो एपेक्स एटम के रूप में होती है, एंड ऑन द ऑर्बिटल स्टेट ऑफ द सरफेस एटम्स। जो ऑर्बिटल स्टेट होती है एटम्स की, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्टेम ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट करंट। हाँ, 4 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 3rd भी हो गया, 1st भी। 5th देखते हैं। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी पे। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ STEM। पहली चीज तो यही आप लर्न कर लीजिए। इसी पे क्वेश्चन हो सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये मॉडिफाइड वर्जन AFM किसका होता है, टेम का होता है, सेम का होता है, स्टेम का होता है। हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं बीच में डिस्कस कर देता हूँ। स्टेम का मॉडिफाइड वर्जन AFM होता है, इतना आप लर्न कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया है उसको आप देख लीजिए। हाउएवर AFM मॉनिटर्स दी फोर्स बिटवीन द स्पेसिमेन सरफेस एंड द प्रोब टिप। पहली बात, स्टेम के बारे में लिखा है, स्टेम मेंटेन्स द टनलिंग करंट। स्टेम क्या करती है? टनलिंग करंट को मेंटेन करती है बिटवीन द सैंपल सरफेस एंड द प्रोब टिप। जो हमने सही बात थी वो एक ऑप्शन में हमने AFM के बारे में लिख दी है, दूसरी स्टेम के बारे में लिख दी है। अब अलग अंदाज में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें आंसर सही है। बोथ A and B आर करेक्ट। नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपने जान लिया है। AFM भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। ज़्यादातर में टिप होती है, सैंपल सरफेस होती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। करंट वरेंट करने के लिए एम्पलीफायर होता है, स्क्रीन होती है, या डिटेक्शन सिस्टम होता है। यही सब सारे जो टेक्नोलॉजी हैं या माइक्रोस्कोपी है, उनमें सब में यूज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्टेम एंड AFM, द स्टेम एंड AFM कहाँ गया, आर कंबाइंडली नॉन एज स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। ये भी आप रख लीजिए कि स्टेम और AFM को मिला के हम SPM बोलते हैं, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, SPM। हाउएवर, इस पर क्वेश्चन अलग बन सकता है, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी बात बता दी। हाउएवर, पहली बात, STEM इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। आप जानते हो मटेरियल कंडक्टर के रूप में हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक के रूप में होता है। तो ये बहुत सही बात मैंने दोनों ऑप्शन में लिखी है कि स्टेम को कंडक्टर्स के रूप में, कंडक्टर्स को के सरफेसेस को कैरेक्टराइज करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इस पे अलग से क्वेश्चन हो जा सकता है कि कंडक्टर्स को कैरेक्टराइज करने के लिए कौन सा डिवाइस सही होती है, AFM होती है, STM होती है, क्या क्या होती है। AFM इज
आइडियली सूटेड फॉर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। दोनों बातें सही हो गई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ फ्रॉम ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है। ये ध्यान रहे कि हमने अपने अंदाज में फ्रेम किया है और मेरी मजबूरी भी है कि अच्छे तरीके से आपको जानकारी हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसलिए इसे आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफएम टेक्निक्स कैन बी रियलाइज्ड बाय मेजरिंग द मोशन ऑफ द कैंटिलीवर बीम। जो कैंटिलीवर, एएफएम में कैंटिलीवर लगा होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो कैंटिलीवर बीम होती है उसके मोशन से विद एन अल्ट्रा स्मॉल मास, बहुत छोटा सा मास उसमें लगा होता है, एंड दी नैनो साइज टिप, नैनो साइज की टिप होती है, अल्ट्रा मास होता है और उसका मोशन कराया जाता है, उसी से स्कैन किया जाता है सैंपल की सरफेस को। दूसरे में लिखा है फोर्स ऑफ 10 टू द पावर -18 न्यूटन। भाई इस लेवल में जाके 10 टू द पावर माइनस, इस लेवल पे -18 न्यूटन भी काफ़ी होता है। तो वहाँ पर जो फोर्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो 10 टू द पावर -18 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ 10 टू द पावर -4 एंगस्ट्रम। बहुत कम दूरी चलाई जाती है, मतलब जैसे हम कहते हैं 1 मीटर चले, 1 सेंटीमीटर चले, 1 मिलीमीटर चले, हमारी आंखों के हिसाब से, फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अब आप अपने आप को बहुत छोटा कर दीजिए कि हम 1 अंगस्ट्रम मूवमेंट करें, 0.1 अंगस्ट्रम मूव करें या 10 टू द पावर -4 अंगस्ट्रम मूवमेंट करें। तो एक स्केल बना दी है, एक कैलकुलेशन के साथ निकाला है, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि अगर 10 टू द पावर -4 अंगस्ट्रम मूव कराना है तो 10 टू द पावर -8 न्यूटन का फोर्स उस कैंटिलीवर के थ्रू उस टिप को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर हमें 1 अंगस्ट्रम कराना है तो इसको 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 टू द पावर -14 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ 10 टू द 1 अंगस्ट्रम। ये सही हो जाएगा। हमने दूसरे में लिख दिया है, सी वाले में, ए फोर्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस न्यूटन, जो कि गलत लिखा है, ये सी ऑप्शन गलत है, इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ 10 टू द पावर -4 अंगस्ट्रम। इसमें हमने आगे है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, सी सही नहीं है। हमने लिख दिया ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। जिसने ध्यान से नहीं देखा तो वो कैसे आंसर कर पाएगा? 10 टू द पावर -8 अंगस्ट्रम, 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है 10 टू द पावर -4 अंगस्ट्रम की दूरी तय करने के लिए। इतनी बात आपको लर्न करनी है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए हमको ई ऑप्शन जानबूझ के डालना पड़ा, क्योंकि हमें एक रॉन्ग आंसर भी इसमें डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। इन एएफएम एन interference pattern of the light beam through an optical fiber serves to monitor the up and down motion of the tip। ये बात आप जान लीजिए कि जो एक इंटरफेरेंस पैटर्न की जरूरत होती है, दूसरे में हमने बी में लिख दिया है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटेंस वही है, पूरा हमने लिखा नहीं है, डैश करके छोड़ दिया है। फिर हमने सी में लिखा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी में लिखा नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। वैसे सही इसका आंसर है ए, ओनली ए आंसर है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है लाइट बीम का थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, सर्व्स टू मॉनिटर द टिप। टिप को हमें मॉनिटर करना है अप एंड डाउन मोशन के लिए। ये फैक्ट आपको समझना है बस, और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9। एएफएम इज सेंसिटिव टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस। माने जो एएफएम होता है वो किसके लिए ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, ये हमें देखना है।
इसको थोड़ा सा आगे मिटाते हैं, जगह होगी और कुछ समझाने के लिए हमें लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ। इंटरफेरेंस पैटर्न तक हमने कर दिया है, क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन तक हम मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे मूव करने के लिए हमने जो क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन नंबर 9, AFM is sensitive to, AFM इसमें पढ़ लेता हूँ। AFM is sensitive to vertical components, कहाँ गया, sensitive to vertical components of the surface forces। जो सरफेस में फोर्स होते हैं उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। वर्टिकल कंपोनेंट जो सरफेस फोर्सेस होते हैं उसके लिए सेंसिटिव होता है। दूसरी बात लिखी है, कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरियस सैंपल इंटरेक्शंस। तो सैंपल के जो है इंटरेक्शंस होते हैं उनको भी मेजर करता है। और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इसमें एक क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल के लिए होता है या वर्टिकल के लिए होता है। आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के लिए सेंसिटिव AFM को मान के चलना है। दूसरा ये है, दूसरी बात लिखी है, कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरियस सैंपल इंटरेक्शंस। तो बोथ A and B आर करेक्ट, ये इसका आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। A more versatile electron microscope called friction microscope। ये जनरल नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स पढ़ रहे हो तो इसका नाम जो है, यही नाम भी पूछा जा सकता है लेकिन हमने इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है। ए मोर वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कॉल्ड फ्रिक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड, इसका एक तीसरा नाम भी होता है। तीसरा नाम आपको पहचानना है, लेटरल माइक्रोस्कोप है या AFM लिख दिया है, स्टेम लिख दिया है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप लिख दिया है। इसका सही आंसर है लेटरल माइक्रोस्कोप। तो जो है एक मोर वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको फ्रिक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका नाम जो है लेटरल माइक्रोस्कोप भी होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमने पूरा नहीं लिख पाया है, कुछ समय बचाने के लिए जितना लिख पाया है उतना लिखा है, बचा हुआ मैं आगे लिखूंगा। द पीक ऑब्टेन्ड इन रमन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे हमने सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से संबंधित जितने क्वेश्चन देने थे दे दिए थे। अब हम रमन स्पेक्ट्रम पे क्या प्रभाव होता है और फोटोल्यूमिनेसेंस पे क्या प्रभाव होता है, उनके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन रमन इफेक्ट है। रमन इफेक्ट पढ़ने से पहले समझ लीजिए, कोई भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की डाली जाती है, उसमें जो है एब्जॉर्प्शन जो देखा जाता है सैंपल पर डालने के बाद, और उसकी पीक्स वगैरह कुछ आती हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब आप ये जान लीजिए, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी इधर लोअर फ्रीक्वेंसी इधर हाई फ्रीक्वेंसी होती है। पार्टिकल जो साइज होता है, जब जो मटेरियल हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, हमने बल्क वाला का रमन स्पेक्ट्रम लिया, उसके बाद हमने उसी पार्टिकल का नैनो मटेरियल बना लिया, उसी मटेरियल का, उसके बाद हमने लिया, तो उस पर क्या प्रभाव होते हैं यही आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहली बात जो कही जा रही है, द पीक ऑब्टेन्ड इन रमन स्पेक्ट्रम, कोई पीक मिली रमन स्पेक्ट्रम में। रमन स्पेक्ट्रम पहली बात लिखी है, ब्रॉडेंस चौड़ी हो जाती है एंड शिफ्ट टू द लोअर फ्रीक्वेंसीज विद द डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज। माने जैसे पहले आ रही थी ऐसी पीक, अब जो है चौड़ी हो गई। फिर साथ में लिखा है कि पहले तो आप ये ध्यान कर लीजिए, हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए कि रमन इफेक्ट में पार्टिकल साइज के घटने से पीक चौड़ी होती है। पहले ही ऑप्शन जो है हमने
सही लिखा है ब्रॉडेन्स एंड शिफ्ट टू द लोअर फ्रीक्वेंसीज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। दूसरा शार्पन एंड शिफ्ट टू द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। तो ये तो बात जब ब्रॉड हुई तो शार्पन का मतलब हो गया कि और पतली हो गई। तो ये बात सही है कि रमन इफेक्ट जो होता है उसमें पीक चौड़ी हो जाती है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए पीक ब्रॉडेन्स एंड शिफ्ट लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। मैंने पहले सपोज करते हैं कि यहां आ रही थी ये पीक, और जैसे ही हमने पार्टिकल साइज घटा के उसी का रमन स्पेक्ट्रम लिया तो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड की तरफ शिफ्ट भी हो गई और चौड़ी भी हो गई। ये खास बात आपको याद करनी है। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही है। दूसरे तो हमने सब गलत लिखे हैं, शार्पन एंड शिफ्ट टू द लोअर फ्रीक्वेंसीज विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। फिर नेक्स्ट में लिख दिया हमने ब्रॉडेन्स एंड शिफ्ट टू द हायर फ्रीक्वेंसी साइड, जो कि गलत लिखा हुआ है, विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। और डी में लिख दिया है नन ऑफ दीज। ये तो रहा रमन इफेक्ट, यानी रमन इफेक्ट के द्वारा भी पार्टिकल साइज को एनालाइज किया जाता है। हम नैनो मटेरियल बनाते हैं और उसके बाद उसका रमन स्पेक्ट्रम लेते हैं। अगर वो शिफ्ट हो रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में और वही पीक चौड़ी हो रही तो समझ लो हमारा पार्टिकल साइज घट गया है। और एक्चुअल जो डिटर्मिनेशन है पार्टिकल साइज का वो हम माइक्रोस्कोपी टेक्निक से कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रॉडनिंग, क्वेश्चन नंबर 12 है। द ब्रॉडनिंग, ये उसी पे है बेस्ड रमन इफेक्ट पे। द ब्रॉडनिंग एंड शिफ्ट ऑफ silicon and germanium रमन लाइन्स। एंड मैंने दो मटेरियल लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और उनकी रमन स्पेक्ट्रम लिया। रमन लाइन्स कहलाती है स्पेक्ट्रम में जो मिलती हैं। टू लोअर फ्रीक्वेंसीज broadening and shift of silicon and germanium Raman lines towards, अब ये वेल एस्टेब्लिश हो गया कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड शिफ्ट होती है। Raman lines towards lower frequencies, towards lower frequencies. As the particle size decreases, as the particle size decreases, has been attributed to, अब इसमें फिजिक्स आ गई है, has been, ये होता क्यों है, has been attributed to, ये फिजिक्स जाननी बहुत जरूरी है, क्यों ये शिफ्टिंग होती है। attributed to confinement of, यही मैंने लिख दिया, confinement of, आपने confinement पढ़ रखा है। किसका confinement होता है जिसकी वजह से होता है? नंबर 1 मीसॉन का confinement होता है, या ग्रेविटॉन का होता है, या फिर फोटोन का confinement होता है, या फिर फोनोन का। सॉरी स्टेट फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, हालांकि हमने नहीं पढ़ाई है, लेकिन फिर भी आप रट लीजिए कि फोनोन कन्फाइनमेंट की वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम में रमन लाइंस जो है लोअर फ्रीक्वेंसी साइड को शिफ्ट होती हैं। इसका सही आंसर है फोनोन। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, सिर्फ फिजिक्स सीखनी है। हिम्मत से आप
रिलैक्स वे में पढ़ते रहेंगे, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। अब हम लोग जो रमन इफेक्ट पे है, अब फोटोल्यूमिनेसेंस पे क्वेश्चन रखते हैं। आप एक्साइटेशन टेक्निक वगैरह और एब्जॉर्प्शन सब जानते हैं। फोटोल्यूमिनेसेंस एक्साइटेशन टेक्निक is a स्टैंडर्ड टेक्निक। ये इससे बहाने आप फिजिक्स इसकी भी सीख जाएंगे, काहे के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ नैनो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर। आपने क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, और कौन कौन से क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर होते हैं आपको पता है। क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर, क्वांटम वेव। तो जो फोटोल्यूमिनेसेंस है एक स्टैंडर्ड टेक्निक के रूप में यूज की जाती है। इसी से पता चलता है कि ये क्वांटम डॉट है या क्वांटम वायर है या क्वांटम वेल है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ए क्वांटम वायर, दूसरा क्वांटम डॉट, सी क्वांटम वेल, और हमने डी लिख दिया ऑल ऑफ। तो इसका सही आंसर है डी, कि सारे क्वांटम जो नैनो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में पता करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है फोटोल्यूमिनेसेंस। ये याद भी कर लीजिए, हमेशा के लिए भी याद हो सकता है कि जो क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर और क्वांटम वेल, इनके बारे में जो स्टैंडर्ड टेक्निक के तौर पे यूज़ की जाती है वो फोटोल्यूमिनेसेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 है जो भी है या 13 है। इन केस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, the efficiency of luminescence at high incoming photon energy, फोटो एनर्जीज, हमने फोटो एनर्जीज को बढ़ा दिया, क्या होगी उसकी एफिशिएंसी के बारे में, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। नंबर 1 ए इंक्रीजेस, बी में लिखा है डिक्रीजेस, सी में लिखा है रिमेन्स द सेम, और डी में हमने नन ऑफ दीज लिख दिया है, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डिक्रीजेस। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, अगर एफिशिएंसी ल्यूमिनेसेंस की देखी जाए हाई इनकमिंग फोटोन एनर्जीज पे, वो घट जाती है, ये देखा गया है। बहुत डिस्कस करके टाइम नहीं हम बढ़ाना चाहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14। फोटोल्यूमिनेसेंस सही है। फोटोल्यूमिनेसेंस एक्साइटेशन टेक्निक, हमें
छोटे से लिख दो, फोटो ल्यूमिनेसेंस एक्साइटेशन टेक्निक। एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, क्वांटम डॉट है, क्वांटम वायर है या क्वांटम वेल है। इन्वॉल्व्स, इसमें होता क्या है इस टेक्निक में, इन्वॉल्व्स, ये भी जानकारी कर लीजिए। इन फोटोल्यूमिनेसेंस, ए फोटोल्यूमिनेसेंस एक्साइटेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स स्कैनिंग ऑफ, मैं सही फिजिक्स लिख रहा हूं, स्कैनिंग ऑफ involves scanning the frequency of the excitation signal and recording the emission signal पहले एक्साइटेशन होगा, एक्साइट हुआ फिर इमिशन हुआ, क्योंकि जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में जाएगा तभी तो इमिशन होगा। रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग दी इमिशन सिग्नल, मतलब ये आप सीख लीजिए फोटोल्यूमिनेसेंस के बारे में। फोटोल्यूमिनेसेंस में होता ही क्या है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, स्कैनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटेशन सिग्नल एंड रिकॉर्डिंग द इमिशन सिग्नल विद ए। अब फिजिक्स का एक पॉइंट आपको जानना है, ए में लिखा है वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रल रेंज, ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रल रेंज। दूसरे में विद इन ए वेरी स्मॉल रेंज, विद इन ए वेरी स्मॉल स्पेक्ट्रल रेंज। सी में लिखा है नॉट प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। और नन ऑफ दीज। इसको आपको रट लेना है, क्या होता है एक बार पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। सही आंसर ये है विद ए वेरी स्मॉल स्पेक्ट्रल रेंज, माने जो फोटोल्यूमिनेसेंस टेक्निक यूज की जाती है उसमें स्कैन करी जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटेशन सिग्नल और रिकॉर्डिंग होती है इमिशन सिग्नल की, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्पेक्ट्रल रेंज के बीच में ही। ये सिंपल सी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 या जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस उसी को खत्म करते हैं। इन फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा, हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया टाइम बचाने के लिए। वन कैन सी इन फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा, वन कैन सी with the decrease in particle size, माने पार्टिकल है, नैनो बन रहा है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको करेक्टराइज करना चाहते हैं। अगर पार्टिकल साइज घट रहा है तो क्या देख सकते हैं हम, विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। अब मटेरियल ही होगा, हमने नहीं लिखा पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल, पार्टिकल साइज that the band is gradually
shifts to higher frequencies, shifts to higher frequencies. दूसरी चीज बी में द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लाइन्स, अभी मैं समझा दूंगा, लाइन्स in the band gradually increases, in the band gradually increases. हमने इसमें सी में लिखा है both A and B are correct, डी में लिख दिया अपोजिट टू ए एंड बी आर करेक्ट। अच्छा, सही आंसर है ये, मैं समझा भी देता हूं। ये स्पेक्ट्रल लाइन है और इसमें पास पास कई लाइन्स हैं। ये लोअर फ्रीक्वेंसी में है, हमने लिखा है द बैंड एज ग्रेजुअली शिफ्ट्स टू द हायर फ्रीक्वेंसीज। ये फोटोल्यूमिनेसेंस में हायर फ्रीक्वेंसी साइड में होता है, रमन में लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में, ये भी ध्यान रखना है। तो अब जब हमारा पार्टिकल साइज छोटा कर दिया हमने, तो ये बैंड कैसा हो जाएगा, चौड़ा भी हो जाएगा। ये इंडिविजुअल लाइंस हैं, ये इंडिविजुअल लाइंस दूर दूर हो गई और हायर फ्रीक्वेंसी साइड में हो गया। इसका मतलब ये है कि रमन स्पेक्ट्रा, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रा, ये जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में ये बैंड मिलता है, फोटोल्यूमिनेसेंस बैंड है। जो बैंड में इंडिविजुअल लाइंस हैं वो ब्रॉड भी हो जाती हैं, माने उनकी दूरी का बढ़ जाता है, और साथ में ये पूरा का पूरा बैंड हायर फ्रीक्वेंसी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इतना ही आपके लिए जानना सफिशिएंट है। ये टेक्नोलॉजी की बेसिक्स हैं, वो जानने जरूरी हैं कि भाई हम पहले की तो नैनो मटेरियल बनता कैसे होता है, क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्वांटम स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नैनो स्ट्रक्चर, ये जानना जरूरी था। फिर उसके पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसकी एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑप्टिकल मेथड से भी करते हैं, जिसमें एक रमन इफेक्ट है, एक फोटोल्यूमिनेसेंस टेक्निक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, जो भी होगा 15 हो या 16 हो। As the particle size decreases, the particle size decreases, the photoluminescence spectra line या स्पेक्ट्रल लाइन ये बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। देयर इज ए ब्लू शिफ्ट, बी में लिखते हैं देयर इज ए रेड शिफ्ट, नेक्स्ट में हमने लिख दिया है देयर इज नो शिफ्ट, और डी में नन ऑफ दीज। वैसे इसका सही आंसर है देयर इज ए ब्लू शिफ्ट। इसको कट लीजिए। आपको नोट्स पढ़ने की अगर टाइम हो तो नोट्स पे एक बार देख लीजिए, और आपको बहुत सिंपल लगेगा ये पेपर। एक एक करके हम टॉपिक समराइज करते चल रहे हैं और आगे बढ़ते चल रहे हैं। मैं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।